नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर थर्ड में हमने पिछले अपने व्याख्यान में कर्ल के मान को समझा था। कर्ल क्या होता है, कर्ल की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगी, प्रकृति में पाए जाने वाले कर्ल के उदाहरणों को हमने समझा था। कर्ल को गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस बात को भी हमने समझा था। और आपको ध्यान होगा मैंने वहाँ पर बतलाया था कि फिजिक्स में अपने कई ऐसे वेक्टर फील्ड्स हैं जिनके लिए क्लोज पाथलाइन इंटीग्रल का मान 0 होता है। वास्तव में जिनके लिए क्लोज पाथलाइन इंटीग्रल का मान 0 होता है, ऐसे वेक्टर फील्ड में कभी भी कर्ल की प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि कर्ल की जो प्रॉपर्टी है हमने अनेक उदाहरणों से समझा है, वह प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं रोटेशन घूर्णन से संबंधित है। मैंने आपको समझाया था कि ऐसे वेक्टर फील्ड जिनके लिए क्लोज पाथलाइन इंटीग्रल अथवा सर्कुलेशन का मान 0 होता है, हम उन्हें नॉन कर्ली कह सकते हैं, इर्रोटेशनल कह सकते हैं, लेमिलर कह सकते हैं। ये तीनों नाम चलन में हैं। साथ ही एक मैंने महत्वपूर्ण बात जो चौथी बतलाई थी वो ये थी कि ऐसे वेक्टर फील्ड जिनके लिए क्लोज पाथलाइन इंटीग्रल का मान 0 होता है, हम ऐसे वेक्टर फील्ड को किसी भी स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट के रूप में हम इनको लिख सकते हैं। परंतु अनेक वेक्टर फील्ड ऐसे हैं जिनके लिए क्लोज पाथलाइन इंटीग्रल अथवा सर्कुलेशन का मान 0 नहीं होता, एक निश्चित मान होता है। और वास्तव में ऐसे ही जो वेक्टर फील्ड हैं उनमें कर्ल का गुणधर्म होता है। अब हम कर्ल का कार्तिक निर्देशांक में मान ज्ञात करेंगे। जैसे पिछले व्याख्यान में हमने डाइवर्जेंस का कार्तिक निर्देशांक में मान ज्ञात किया था और वहाँ पर सिद्ध किया था कि किसी भी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, उसके डाइवर्जेंस का जो मान होगा वह मान डेल और वेक्टर फील्ड के डॉट प्रोडक्ट से दिया जाएगा। आज हम ये सिद्ध करेंगे कि कर्ल का कार्तिक निर्देशांक में जो मान होता है, अपने पाठ्यक्रम में ध्यान रहे केवल कार्तिक निर्देशांक का ही विषय है। तो कर्ल का जो कार्तिक निर्देशांक है वह डॉट प्रोडक्ट के स्थान पर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है। अर्थात आज हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर फील्ड का जो कर्ल है वह कर्ल डेल और उस वेक्टर फील्ड के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा। आप इस डायग्राम पर विचार करें। इस डायग्राम में मैंने एक्स वाई तल में एक आकृति ABCD दिखाई है जिसकी लंबाई dx और चौड़ाई dy है। इसका जो केंद्र बिंदु है वह O है और केंद्र बिंदु पर हमने वेक्टर फील्ड F को x व y दिशा में ले रखा है। x दिशा में इसका घटक fx है जबकि y दिशा में इसका घटक fy है। ध्यान रहे ये जो हमने प्लेन लिया है ये xy प्लेन लिया है। इसी प्रकार के प्लेन को हम YZ में भी ले सकते हैं, ZX में भी ले सकते हैं। आप देखिए मुझे बेसिकली कर्ल के लिए करना क्या है। आप इस इंटीग्रल को देख रहे हैं और यह इंटीग्रल है सर्कुलेशन का, क्लोज पाथलाइन इंटीग्रल का, वेक्टर f डॉट dl। इसका अर्थ क्या है, इस आकृति के रेस्पेंस में हम A से B तक चलें, फिर B से C तक चलें, फिर तीसरा इंटीग्रल C से D तक चलें और चतुर्थ इंटीग्रल D से A तक चलें। तो इसका मतलब हुआ मुझे इस आकृति ABCD के लिए क्लोज पाथलाइन इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए मैंने एक इंटीग्रल जो लेफ्ट हैंड साइड में है उस इंटीग्रल को साइक्लिक रोटेशन में बनाते हुए कुल 4 पदों में विभक्त कर दिया है, A से B, B से C, C से D और D से A। इसका मतलब हुआ मुझे 4 इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। खास बात क्या है, हम देख रहे हैं कि F और जो DL है वो प्रत्येक भुजा के अनुदिश है। जब प्रत्येक भुजा के अनुदिश है तो पहला काम ये हो गया
थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, cos 0 बराबर 1 हो गया। एक काम हल हुआ। दूसरा काम पे आप ध्यान दीजिएगा, dl। तो dl का जो मान है इस आकृति के अनुसार या तो वो dx है अथवा वो dy है। तो ये समस्या भी अपनी हल हो जाती है। अब ले दे के जो समस्या है वो सिर्फ इतनी सी है कि हम a से b, b से c, c से d और d से a पर वेक्टर फील्ड का मान ज्ञात करें। अब ये वेक्टर फील्ड का जो मान ज्ञात करना है यह बिल्कुल उसी प्रकार से होगा जैसा कि हमने डाइवर्जेंस में ज्ञात किया था। इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम में हमने जो केंद्र बिंदु है उसके केंद्र बिंदु पर सदिश क्षेत्र f को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर कि x घटक fx और fy उसका y घटक है। अतः इस चित्र से AB भुजा के AB के लिए f का x दिशा में घटक, भुजा AB के लिए x दिशा में घटक, AB के अनुदिश ले रहे हैं तो क्या हो गया, fx हो गया। प्लस सेंट्रल पॉइंट से आप नीचे आ रहे हैं तो जैसा हमने आपको बताया था डाइवर्जेंस में, परिवर्तन की दर ज्ञात करें और परिवर्तन की दर को ज्ञात करके हम दूरी से गुणा कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार से हो गया, AB के अनुदिश जो मान होगा वह मान हो गया fx प्लस dd बाई ऑफ fx माइनस जो डिस्टेंस है माइनस इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई माइनस dy बाई 2। क्यों? क्योंकि सेंट्रल पॉइंट P से आप नीचे आ रहे हैं जिसकी जो डिस्टेंस है वो dy बाई 2 है। इसलिए भुजा AB के अनुदिश f का x दिशा में जो घटक है वह मान हो गया fx प्लस dd बाई fx माइनस d बाई 2। इस पूरे आर्टिकल में ये सदिश क्षेत्र का मान तय करना ही केवल समझने का विषय है, बाकी सिंपल गणित है। जिस प्रकार से आपने AB के लिए निकाला है उसी प्रकार से आप DC के लिए भी निकाल सकते हैं। जब आप DC के लिए निकालेंगे तो सेंट्रल पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं, x दिशा में जा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब ये ऊपर जा रहे हैं तो जो डिस्टेंस जिससे आपने मल्टीपल किया था माइनस dy बाई 2 यहाँ पर आपको प्लस से करना पड़ेगा। और इस प्रकार से DC के लिए f का x दिशा में घटक हमने लिख दिया है fx प्लस dd बाई fx dy बाई 2। अब आप भुजा BC के अनुदिश आइए। भुजा BC के अनुदिश जो घटक होगा वह देखिएगा, परिवर्तन की जो दर होगी वो ddx ऑफ fy होगा और O से जो BC दूरी है वो dx बाई 2 है। इसका मतलब उस परिवर्तन की दर में दूरी dx बाई 2 का मल्टीपल करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप BC के लिए f का y दिशा में जो घटक हो गया है वह हो गया है fy प्लस ddx fy dx बाई 2, क्योंकि जो परिवर्तन की दर है और सामने जो आपने तल लिया है वो BC dx बाई 2 दूरी पर स्थित है। उसी प्रकार से जो चतुर्थ कंपोनेंट है AD के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये केंद्र बिंदु से पीछे है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर परिवर्तन की दर को हमें माइनस दूरी जो निकल के आ रही है माइनस dx बाई 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। इसलिए भुजा AD के अनुदिश का जो f का y दिशा में जो घटक है उसका मान इतना हो जाता है, जिसको मैंने लिखा है fy प्लस ddx fy माइनस dx बाई 2। तो आप देखिएगा हमारे 4 इंटीग्रल थे। हम 4 इंटीग्रल के लिए पहले थीटा का मान तय कर लिया, dl का मान हमको ज्ञात हो गया और चारों के अनुदिश हमने AB के अनुदिश निकाल लिया, DC के अनुदिश निकाल लिया, BC के अनुदिश निकाल लिया, AD के अनुदिश निकाल लिया। तो जो हमने सदिश क्षेत्र को x दिशा में अथवा y दिशा में ज्ञात किया है उस मान को हम इस मास्टर इक्वेशन में क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल f डॉट dl में रख सकते हैं। इन चारों मान को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर दें। ध्यान रहे कि जैसे मान लीजिए आपने DC के अनुदिश निकाला है और इस सर्कुलेशन में, इस रोटेशन में CD आ रहा है, तो हमें वेक्टर पद्धति से आप समझ सकते हैं उसमें हमें ऋणात्मक चिन्ह को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब हम इन चारों सदिश क्षेत्र के मान रखते हैं, चारों इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, तो क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल का मान हमें प्राप्त होता है ddx fy माइनस dd बाई fx एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई dx dy। आप जानते हैं कि इकाई क्षेत्रफल की सीमा पर जो परिसंचरण है वह कर्ल कहलाता है और कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है।
वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अर्थ है उसकी कुछ दिशा होनी चाहिए, और इसकी दिशा जैसा मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था उस तल के लंबवत होगी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने आयत एक्स वाई तल में लिया है, इसका अर्थ हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन आ रही है यह उस तल के लंबवत यानी जेड घटक, तो यह कर्ल का हमें जेड घटक ज्ञात होगा। महत्वपूर्ण बात है, दोबारा हम समझ सकते हैं कि एक तो जिस प्रकार से आपने सर्कुलेशन ज्ञात किया है, इस सर्कुलेशन को आप इकाई क्षेत्रफल की सीमा पर ज्ञात करें, तो इकाई क्षेत्रफल की सीमा पर जो सर्कुलेशन होगा वह कर्ल कहलाएगा। प्लस कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होना चाहिए, और इसकी जो डायरेक्शन होगी यह उस तल के लंबवत होगी जिस तल में क्लोज पाथ स्थित है। हमने अपनी समस्या में, हमने अपनी प्रॉब्लम में क्लोज पाथ को एक्स वाई तल में रखा है। परिणाम स्वरूप हमें इस एक्सरसाइज से जो कर्ल एफ का मान मिलेगा वह कर्ल एफ का मान जेड दिशा का जेड घटक मिलेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, कर्ल एफ जेड कंपोनेंट आई डी डी एक्स ऑफ एफ वाई माइनस डी डी वाई एफ एक्स। अब जैसा आपने एक्स वाई प्लेन लिया तो आप एक्स वाई प्लेन के स्थान पर बाई जेड प्लेन ले सकते हैं, और जब बाई जेड लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर यानी एक्स, तो कर्ल एफ का हमें एक्स घटक ज्ञात हो जाएगा, एंड बाई मेथड ऑफ इंडक्शन हम इसके समीकरण लिख सकते हैं आई डी डी वाई ऑफ एफ जेड माइनस डी डी जेड ऑफ एफ वाई। उसी प्रकार से तीसरा विकल्प कि हम आयत को जेड एक्स प्लेन में ले लें, तो जब हम आयत को जेड एक्स प्लेन में ले लेंगे तो उस केस में कर्ल एफ का जो कंपोनेंट ज्ञात होगा वो इसके लंबवत, इस तल के लंबवत यानी बाई, तो कर्ल एफ का बाई कंपोनेंट ज्ञात हो जाएगा, और जो बाई कंपोनेंट होगा कर्ल एफ का बाई कंपोनेंट की इक्वेशंस होंगी यूनिट वेक्टर जे डी डी जेड ऑफ एफ एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एफ जेड। तो हम एक्स वाई प्लेन में, बाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में इस कार्य को करते हैं, क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल निकालते हैं, इकाई क्षेत्रफल की सीमा पर निकालते हैं, और उस कार्य को करने के उपरांत हमको कर्ल एफ का जेड घटक, एक्स घटक, बाई घटक ज्ञात हो जाता है। तो परिणामी कर्ल एफ के मान को ज्ञात करने के लिए हम तीनों घटकों को जोड़ देंगे। तो आप देखिएगा जब हम तीनों घटकों को जोड़ रहे हैं तो इस प्रकार की समीकरण आ रही है, और यह समीकरण कर्ल एफ इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस एफ है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी सदिश क्षेत्र का जो कर्ल है, किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है। डेल की जो वैल्यूज़ हैं वह आई डी डी एक्स प्लस जे डी डी वाई प्लस के डी डी जेड होती है, और एफ को हमने इसके घटकों में एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के लिखा है। इसलिए यह सिद्ध हो जाता है कि किसी भी सदिश क्षेत्र का जो कर्ल है वह कर्ल का मान डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाएगा। हमने कल आपको स्टोक थ्योरम समझा दिया था, और स्टोक थ्योरम को मैंने आज और पृथक से विस्तार से लिख दिया है कि किस प्रकार से हम सबसे पहले इकाई क्षेत्रफल की सीमा पर अधिकतम परिसंचरण ज्ञात करेंगे, फिर इकाई क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर, और फिर संपूर्ण क्षेत्रफल को परिबद्ध करने वाले पथ पर ज्ञात करेंगे, और इस प्रकार से हमें इंटीग्रल प्राप्त होती है जिसको मैंने तीसरी समीकरण से लिखा है। यह कथन स्टोक्स थ्योरम कहलाता है, और इस स्टोक थ्योरम के अनुसार हम क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदल सकते हैं जब कभी हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन में इन सब की आवश्यकता होगी। अब हम इन सब के एक्सरसाइज जैसे ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, इन सब के एक्सरसाइज और वेक्टर आइडेंटिटीज़ हम कुछ करेंगे जो पिछले 6-7 वर्षों में परीक्षा में पूछी गई है, उनको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा। इसके साथ साथ हम कुछ आगे के टॉपिक भी, छोटे छोटे टॉपिक भी लेते रहेंगे, साथ में जो पिछले 7-8 वर्षों में परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, वेक्टर आइडेंटिटीज़ हैं, उनको भी हम हल करते रहेंगे। आशा है आप इस सब का अभ्यास करें और विषय को सीखते रहें। धन्यवाद।